लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इंसान उस पर भारी पड़ेंगे। बट इंसान उसकी सोच से कई ज्यादा ऊपर थे। उन्होंने सक्सेसफुली उसे हरा दिया और उसे मार डाला। और 1000 ईयर जीने के बाद आखिर उस ड्रैगन की मौत हो गई। वो इंसानों से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, वो मर गया। फिर उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान है जो कि उसे गोद में लिए खड़ा है। ये देखते ही वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है और मन मन कहता है, क्या मैं इन इंसानों के पास क्यों हूँ? तभी उसे पता चलता है कि वो एक ह्यूमन में बदल चुका है। ये देखते ही वो रोने लगता है और मन मन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं इंसान में बदल चुका हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाने दो गंदे इंसान। और ये कहते वो जोरों जोरों से रो रहा होता है, जो कि देखते उसके डैड उसके मॉम से कह रहा होता है, वाह डार्लिंग, देखो ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जो कि देखते हमारा मेन कैरेक्टर रोना बंद कर देता है और एक अजीब सा मुंह बनाता है। तो उसके डैड कह रहे होते, क्या आखिर इसके साथ क्या गलत है? ये चुप क्यों हो गया? तभी वो अपने डैड के मुंह पे थूक देता है। ये देखते उसके डैड उसको उसके मॉम के पास रख देते हैं और जोर से चिल्ला रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी जो मॉम होती है वो उसके पास आते हुए कह रही होती है, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम अब से रे हो चुका है, वो मन मन कह रहा होता है, क्या रे? आखिर ये कैसा बेकार नाम है? फिर में 4 साल बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे रे थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। वो जंगल में ट्रेनिंग करता है और काफी ज्यादा थक जाता है। वो कह रहा होता है, मैं उस तरह के मूवमेंट को प्रभाव नहीं कर सकता, इंसानों की बॉडी सच में काफी ज्यादा वीक होती है। वो कह रहा होता है, 4 साल बीत चुके हैं, हालांकि मेरे बाल धीरे धीरे लाल हो रहे हैं और मैं अभी भी इस बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसी के साथ रे अपनी मेमोरीज को याद करता है, जहाँ भी वो काफी ज्यादा खा रहा होता है। उसी के साथ उसके डैड उसे ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और ये सब देखते हुए रे कह रहा होता है, अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो मैं अपना बदला कब ले पाऊंगा? ये कहते हुए उठ जाता है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कह रहा होता है, क्या बदला? लेकिन किससे? जो कि देखते रे उठते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे कौन है? तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है, जो कि उससे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? मेरा इरादा तुम्हें डराना नहीं था। वैसे मैं एमी हूँ, मैं गाँव में रहती हूँ। देर होने के बावजूद मैंने तुम्हें यहाँ पे अकेला देखा, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नीचे जाने के लिए याद दिलाना चाहती थी। तो रे हंसते हुए इससे कह रहा होता है, क्या ऐसा है? तुम्हें तो सचमुच मुझे चौंका दिया। वैसे क्या ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? तो एमी उससे कह रही होती है, दिन का समय ठीक है, लेकिन ये जगह जंगल के काफी ज्यादा करीब है। अंधेरा होने के बाद डिमोनिक बीस्ट शिकार करने के लिए जगह के आसपास घूमते हैं। तो ये सुनते हुए रे थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है, क्या डिमोनिक बीस्ट? ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत कुछ जानते हो। एमी उससे कहती है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इस जगह से फेमिलियर हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे फल और सब्जियाँ लेने के लिए आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जान लगती है और कह रही होती है, जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो चलो एक साथ पहाड़ से नीचे उतरते हैं। तो रे कह रहा होता है, चलो ठीक है। बाय द वे तुम्हारा नाम एमी है ना? वैसे मेरा नाम। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी एमी उससे कह रही होती है, तुम्हारा नाम रे है ना? तुम्हारा नाम गाँव में हर कोई जानता है। जो कि सुनते ही रे मन मन कह रहा होता है, सच में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जाना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ पे वो उसके मॉम डैड के साथ गाँव में घूम रहा होता है और सभी लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिर ये फिर से आ गया? क्यों? ये यहाँ पे क्यों आया? लगता है तालन फैमिली ये शापित हो चुकी है, देखो इसके डरावने लाल बालों को। तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनसे कह रहे होते हैं, उनके करीब मत जाओ, हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का उससे कोई लेना देना हो। और इसी तरह इस दुनिया में रेड कलर को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि उनके लेजेंड कहते हैं कि पूरी मैजिक वर्ल्ड पर एक ही सिंगल रेड ड्रैगन रूल करता था। मैनकाइंड और ड्रैगन काइंड के बीच ये वॉर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। हालांकि बहुत कम लोगों ने इसे देखा और इंसान उस लेजेंडरी रेड ड्रैगन को बुराई का अवतार मानते थे। और हम देखते हैं कि रे ये सब सोच रहा होता है और वो मन मन कह रहा होता है, हालांकि कहानी इसी तरह चलती है। ये सच है कि मैं अपने पिछली लाइफ में बहुत लोगों से नहीं मिल पाया। वो वहाँ पे चुप खड़ा होता है, जो कि देखते ही एमी उससे कह रही होती है, रे तुम किस बारे में सोच रहे हो? चलो यहाँ से चलते हैं। तो रे उसके साथ जाने लगता है और उससे कह रहा होता है, वैसे क्या तुम यहाँ पे रोज आते हो? तो एमी उससे कह रही होती है, हाँ कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा, यहाँ के फल सचमुच काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या तुम हाल में यहाँ पे अक्सर नहीं आते हो? तो रे उससे कह रहा होता है, ओ हाँ तुमने शायद मुझे आसपास देखा होगा। एमी उससे कहती है, हाँ मैं जब भी यहाँ पे फल चुनने के लिए आती हूँ मैं अक्सर तुम्हें यहाँ पे देखती हूँ, क्या तुम स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हो? तो रे कहता है, हाँ मैं स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। तो एमी कह रही होती है, ये तो हैरानी की बात है, तुम्हारा डैड इस गाँव के सिर्फ एकमात्र स्वॉर्ड्समैन है ना? और ये कहते कहते वो गाँव की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है, मेरी छोटी बहन से दूर रहो। एंड इस बंदे का नाम गैरी होता है, जो कि देखते ही एमी उससे कह रही होती है, गैरी ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये कहते ही वो रे को डिफेंड कर रही होती है। तो गैरी रे से कह रहा होता है, अगर मैंने तुम्हें फिर से इसके आसपास देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं, ये गाँव छोड़कर हमारी मदद करो, तुम एक शापित इंसान हो और हमारे लिए सिर्फ एक पनौती हो, तो हमारा कुछ भला करो। जो कि सुनते ही रे बिल्कुल चुप रहता है। वो लोग कह रहे होते हैं, अरे हाँ तुम्हारे मॉम डैड उन्हें भी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, तुम जैसा बच्चा पैदा करके उन लोगों ने बड़ी गलती की है। एंड ये सब सुनते हुए रे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो काफी तेजी से उनकी तरफ आते हुए उन्हें पंच करता है। लेकिन तभी वहाँ पे गैरी आ जाता है, बट उसके पंच से गैरी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। रे उससे कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उस इंसान को पीटना चाहता हूँ जिसने मेरे मॉम डैड को
बेइज्जत किया। तो गैरी अपने हाथ को हिलाते हुए उसे कह रहा होता है अगर तुम पर हमला हो जाए तो तुम शिकायत मत करना, तुम वो इंसान हो जिसने ये शुरू किया। इसी के साथ वो अपने साथियों से उसका स्वॉर्ड लेता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे इस बेकार सी जिंदगी को नहीं लेना चाहता। तब मियामी कह रही होती है हे गैरी रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। तो गैरी अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए कह रहा होता है तुम्हारे ये वर्ड्स तुम पर भी काफी ज्यादा काम करता है, मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये कहते वो हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है तुम सभी एक ही टाइम पर मेरी तरफ आ सकते हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिर हम अगली सुबह विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे एक शॉपकीपर एक लेडी से कह रहा होता है मैडम मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे ने नाइट एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया है। तभी वहाँ पे रे भी चलते हुए जा रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो जो लेडी होती है वो उससे कह रही होती है मेरा लड़का सच में स्वॉर्ड्समैन स्किल के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें एफर्ट लगा रहा है, वो काफी अच्छा कर रहा है। तभी वहाँ से रे गुजरता है जो कि देखते वो काफी ज्यादा डर जाती है। रे के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो शॉपकीपर कहता है मैंने सुना है कि ये बच्चा भी नाइट सिलेक्शन टेस्ट को ज्वाइन कर रहा है। तो वो लेडी कह रही होती है एवरी नाइट एकेडमी ऐसे बेकार से बच्चों को नहीं लेगी, इसे बस वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कि सुनते शॉपकीपर भी हंसने लगता है। कुछ समय बाद रे अपने घर आ चुका होता है जहाँ पे उसकी मॉम से कह रही होती है रे क्या तुम घर आ चुके हो, आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो। तभी वो देखते है कि रे के ऊपर चोटों के निशान होते हैं। जो कि देखती वो कह रही होती है रे क्या तुमने किसी से फाइट की। तो रे कह रहा होता है नहीं, ये चोट प्रैक्टिस के दौरान मुझे मिली है। तो उसकी मॉम घबराते उससे कह रही होती है मुझसे झूठ मत बोलो, क्या उन बच्चों ने फिर से तुम्हें धमकाया। तो रे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक लड़का हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब इसके डैड भी वहाँ पे आते हैं और कह रहे होते हैं अच्छा तो रे भी एक आदमी है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने स्वॉर्डशिप के स्किल को प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा ट्राई किया है। जो कि देखते हैं उसकी जो मॉम होती है उसके डैड पे चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सब तुम्हारी गलती है, आखिर तुम उस स्टूपिड ट्रेनिंग डमीज को हराने के लिए इसे मजबूर क्यों कर रहे हो, ये तो अभी भी एक बच्चा है। तो वो उनसे कह रहे होते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो इस वुडन ट्रेनिंग डमी को नहीं हरा पाएगा तो वो अवेरियन नाइट एकेडमी में कैसे एंटर कर पाएगा। तो उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कह रही होती है रे को हमारे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में अपने बिजनेस कर सकता है। तो उसके डैड हंसते हुए कह रहे होते हैं लेकिन मेरा बेटा ये स्किलफुल है, भले ही वो एक मैजिशियन नहीं बन सकता, मुझे यकीन है कि वो फिर भी एक स्वॉर्डमैन बन सकता है। ये सुनते उसकी जो मॉम होती है वो उसके डैड को पीटने लगती है। जो कि देखते रे चुपचाप खाना खाने लगता है। वो मन ही मन कह रहा होता है हालांकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा रेयर एडवेंचरर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके टैलेंट विरासत में मिली है, यहाँ तक कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अगर मैं उस समय मेज बन गया होता तो क्या मेरे साथ ऐसा होता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस दिन रे का एज सिलेक्शन टेस्ट था, जहाँ पे एक मैजिशियन उसके बॉल को देखते हुए उसके मॉम से कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे के अंदर मैजिक की कोई भी टैलेंट नहीं है। तो उसकी मॉम घबराते उससे कह रही होती है क्या आपने कोई गलती की है, मैं एक मेज हूँ जिसने अकेडमी में ग्रेजुएट किया था, आखिर मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रे वो मन ही मन कह रहा होता है ये बकवास सा बॉल इसी तो टूट जाना चाहिए, और ये कहते वो उस पे हिट कर रहा होता है। तभी वो मेज कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। ये देखते ही रे अजीब सा मुंह बनाते हुए मन ही मन कहता है ये कैसा मजाक है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं मैजिक का रूलर हूँ। और ये कहते वो उस मेज का दाढ़ी खींचने लगता है और कहता है मुझे मैजिक पता है, मुझे मैजिक पता है। वो मन ही मन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर मैजिक का कोई भी टैलेंट नहीं है, ओल्ड मैन तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही वो उस मेज को परेशान कर रहा होता है। फिर रे मन ही मन कह रहा होता है द ड्रैगन ऑफ लेजेंड्स रिइनकार्नेटिंग होने के बाद मैजिक का यूज नहीं कर सकता, आखिर ये क्या मजाक है। फिर कुछ समय बाद उसके जो डैड होते हैं वो उसे एक स्वॉर्ड देते हैं और उसे कहते हैं रे ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और ये कहते हैं वो धीरे धीरे कह रहे होते हैं भले ही तुम मैच नहीं बन सकते फिर भी तुम अपने डैड की तरह एक स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो। ये देखते रे काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है ये बढ़िया है, मेरे लिए अभी भी एक होप है, और जब मैं स्वॉर्ड्समैन बन जाऊंगा तो मैं अपना एग्जैक्ट रिवेंज मैनकाइंड से लेने में काबिल हो पाऊंगा। और पर्जन में खाना खाते हुए कह रहा होता है मुझे मैनकाइंड से नफरत है। तभी वो अपनी मॉम डैड को देखता है जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं। ये देखते ही वो मन ही मन कहता है लेकिन ये दोनों अलग है। फिर कुछ समय बाद रात में रेस वुडन डमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है मैंने इसके टेक्निक्स और मूवमेंट का पता लगा लिया है। ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो जो डमी होता है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए से इजीली हरा देता है। तो ये कह रहा होता है थत्तेरे की मुझे पहले ही वहाँ से निकलने का एक साफ रास्ता मिल गया था लेकिन मेरी बॉडी ये से पकड़ नहीं पाई, क्या मैं सच में स्वॉर्ड्समैन बन पाऊंगा। ये कहते वो थोड़ा सा उदास होता है और कुछ समय पहले की बातों की याद करता है जहाँ पे वो गैरी का सामना कर रहा था। गैरी उसके ऊपर अपने सिक्के का थैली मारता है और उससे कहता है तुम्हें भी लंबा रास्ता तय करना है, स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना देखना बंद करो और जो तुम्हारे लेवल को सूट करे वैसा ही कुछ ढूंढो, तुम बस बेकार हो। और फिर पर्जन में दूसरी तरफ गैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैरी एमी से कह रहा होता है फ्यूचर में तुम्हें उससे दूर रहना होगा, ये श्योर करो कि तुम उस लाल बालों वाले बेकार से इंसान से दूर रहोगे, और अगर वो तुम्हारे पास आता है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो एमी चिल्लाती हुई उससे कह रही होती है ये सब करना बंद करो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहते वो उसे मारते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी वो अपने हाथों को देखता है जो कि थोड़ा सा कटा हुआ होता है। ये देखती वो काफी ज्यादा होता है और कहता है डेंट क्या ये उसने तो नहीं किया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रे अभी ट्रेनिंग करने के लिए उस जंगलों की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने एमी को देखता है जो कि
कि देखते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है। एमी वहाँ पे थोड़ा सा घबराई हुई होती है और इधर उधर देखते हुए रे की तरफ इशारा करती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो रे उसे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे? तो एमी उससे कह रही होती है मैं यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी रे अपने शॉट को लेते हुए आगे बढ़ता है और इधर उधर देखने लगता है कि कोई है तो नहीं, और वो कह रहा होता है ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो एमी उससे कह रही होती है लेकिन वो गैरी। रे कहता है नहीं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो एमी रोने लगती है। ये देखते रे मन कह रहा होता है इंसान ये सच में एक परेशानी है। तो रे कह रहा होता है ठीक है और वो उस एप्पल को लेते हुए मन कहता है मुझे लगता है कि मुझे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। ये कहते वो उस एप्पल को खाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हारे माफी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो एमी को देखते हुए मन कह रहा होता है इंसान ये सच में काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो रोते हैं और उसी के साथ वो हंसते भी है। फिर हमें रे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पर रे के डैड चिल्लाते हुए उस सोल्जर से कह रहे होते क्या विलेजर्स के पास के सभी लोगों पर उस चीज से हमला किया गया था? तो सोल्जर कह रहा होता है हाँ अभी तक कोई भी साफ रिपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन कोई पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें से ज्यादातर अभी बेहोश है और ये बताने के काबिल नहीं है कि क्या हुआ, इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो रे की मॉम कह रही होती है वो चीज अभी तक इंसानों के रहने वाले जगह पे नहीं पहुंचे हैं और ये एक एबनॉर्मल चीज है, तो मुझे भी ज्वाइन होने दो। तभी रे के फादर कह रहे होते हैं डार्लिंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस एक इन्वेस्टिगेशन मिशन है और इसके अलावा रे जल्द ही एग्जाम देने वाला है, तो हम में से किसी को तो उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे रहना होगा। तो रे की मॉम कह रही होती है जैक, लेकिन तभी जैक उससे कह रहा होता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रे की मॉम कह रही होती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम प्लीज सावधान रहना। सीन चेंज होता है, हम रे को देखते हैं जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक गया होता है। वो मन कह रहा होता है मैं अब और नहीं कर सकता, मैं इस इंसानी बॉडी में ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी उसकी नजर एमी पर पड़ती है जो कि किताब पढ़ी होती है। उसे देखते ही रे को उसके ऊपर क्रश आने लगता है। तभी वो अपने आप को चाटा मारते हुए मन कह रहा होता है रुको रुको रुको, ये इंसानी बॉडी मुझ पर इफेक्ट कर रहा है। और वो एमी से कह रहा होता है चलो सब कुछ हो गया है, चलो यहाँ से वहाँ पे चलते हैं। तो एमी उससे कह रही होती है अरे हाँ मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, पहले ही इतनी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए। इसी के साथ वो दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पे रे आगे आगे होता है। तभी हमें उससे कह रही होती है अरे रुको, और ये कहते हुए उसके आगे जाती है और चारों तरफ देखते हुए कह रही होती है सब कुछ सेफ है। मैं बस ये श्योर करना चाहते थे कि गैरी तुम्हें दोबारा परेशान ना करे। जो कि देखते रे मुस्कुराते हुए मन कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान मेरी रक्षा कर रहा है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वैसे क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? तो एमी उससे कहती है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनका अपना बिजनेस है, और मेरी अपनी राय में मैं उन रूमर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। और ये कहती वो रे की तरफ देखती है और उससे कह रही होती है तो क्या हो गया, तुम्हारे बाल लाल है, सिर्फ ये एक रंग है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसीलिए मुझे दूसरों की राय की कोई भी परवाह नहीं है, और तुम्हारे पास तुम्हारे अपने रास्ते हैं। जो कि सुनते ही रे काफी हैरान होता है और वो पास्ट की बातें याद करता है जहाँ पे गैरी उसके सामने होता है। जो कि देखते वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये कहते उसके पास आता है और उससे कहता है एमी थैंक यू ये बताने के लिए। और ये कहते अपने घर की तरफ चले जाता है और उससे कहता है चलो कल मिलते हैं। उसी के साथ वो घर आते हुए उस डमी के साथ लेवल 1 की ट्रेनिंग कर रहा होता है और मन कह रहा होता है वो करो जिसमें मैं अच्छा हूँ। और इसी के साथ वो बहुत ही इजीली लेवल 1 को पास कर लेता है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ऑसम इसने तो काम किया। डैडी ने कहा था कि जब तक मैं लेवल 1 के मैजिक डमी को हरा दूंगा तब मैं नाइट एकेडमी के एग्जाम को पास कर सकता हूँ, तो अब मैं अपनी लिमिट्स का टेस्ट करना चाहता हूँ। उसी के साथ वो ट्रेनिंग करने लगता है। अगले सुबह वो देखता है कि जैक कहीं जा रहा होता है। जो कि देखते ही रे उससे कहता है अभी अभी तो सुबह हुई है, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो जैक उससे कहता है सॉरी रे मुझे एक मिशन मिला है तो मुझे मिशन पे जाना है, मैं कुछ समय के लिए घर पे नहीं रहूंगा, लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और मैं एग्जामिनेशन देने तक वापस आ जाऊंगा। तो उस वुडन डमी के साथ हार्ड ट्रेन करना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे जरूर हरा दोगे। और ये कहते वो एक हंसी देता है और इसी के साथ वो उन्हें बाय करते हुए वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते ही मन कह रहा होता है ठीक है डमी के ट्रायल को पास करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जब आप वापस लौटोगे तो मैं आपको जरूर चौंका दूंगा। और ये कहते वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है जहाँ पे वो जाते हुए मन कहता है मैं हैरान हूँ कि डैड जब यहाँ पे आएंगे तो मेरी प्रोग्रेस को देखते हुए उनका रिएक्शन कैसा होगा, और अगर ये एमी का हैंड नहीं होता तो शायद मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो सांस लेते हुए कहता है अब मुझे पता है कि किसी भी चीज की आशा करना कैसा लगता है और किसी के लिए ग्रेटफुल होना ये कैसा लगता है। इमोशनली मैं धीरे धीरे इंसानों की तरफ बनते जा रहा हूँ। इंसान काफी ज्यादा एनोइंग हो सकते हैं लेकिन ये तीनों काफी ज्यादा बेहतर है। ये कहते वो अपने मॉम डैड और एमी को याद कर रहा होता है। वो आगे बढ़ते जाता है लेकिन उसे अभी तक एमी नहीं मिली होती। जो कि देखती वो कह रहा होता है क्या आज वो लड़की नहीं आई, लेकिन तभी वो हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या मैं उसके यहाँ पे आने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, वो ऐसे भी अच्छा है, अब कोई भी मेरे ट्रेनिंग में दखल नहीं देगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, आज मैं जी लगा के ट्रेनिंग करूंगा। और वो मन कहता है मैं आज के बाद फिर कभी
कभी भी ह्यूमन इमोशन में करप्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्रेट रेड ड्रैगन हूँ। और फिर शाम हो जाती है, वो लेटा हुआ होता है, तभी उठते हुए कह रहा होता है क्या ये तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। ये कहते वो घर जाने लगता है और एमी को याद कर रहा होता है। तभी वो आगे देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी दूसरे बूढ़े आदमी से कह रहा होता है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, पता नहीं वो कहाँ चले गया। और ये जो बंदा होता है ये गैरी और एमी का फादर होता है। तो वो जो वेपन शॉप ओनर होता है वो कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, वो कुल मिला के 4 थे और वो आज सुबह सुबह वेपन्स खरीदने के लिए मेरी दुकान पे आए और मैंने उनके मुंह से सुना था कि वो सुनहरा बाल वाला लड़का वो फॉरेस्ट में एंटर करने वाला है और डिमोनिक बीस्ट को हंट करना चाहता है। लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं कि वो दोनों कहाँ गए। जो कि सुनते ही एमी के मॉम डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बॉब और कायले की जो मदर होती है वो चिल्लाते उस बूढ़े आदमी से कह रही होती है वो तो बस एक बच्चे थे, आखिर तुमने उन्हें फॉरेस्ट में कैसे जाने दिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है रुको मैम, शांत हो जाओ, मुझे पता नहीं कि वो लोग एक्चुअली में क्या प्लान कर रहे थे। तभी एमी के फादर उसके मॉम से कह रहे होते हैं ये फॉरेस्ट रात में काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जल्दी से गार्ड्स को इन्फॉर्म करो, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। रे भी वहाँ से जा रहा होता है और वो ये सब सुन लेता है। वो मन मन कहता है गैरी और उसका जो ग्रुप है क्या वो मिसिंग हो चुका है। कर्मा बहुत ही तेजी से काम करता है, जो फल उसने बोया उसे वही मिल रहा है, लेकिन अगर वो डिमोनिक मॉन्स्टर के हाथों पड़ जाते हैं और मर जाता है तो मुझे उन्हें अपने हाथों से मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन एमी वो भी मिसिंग है। एमी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती है और उससे बदला लेने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन उसका एक बेकार सा भाई है जिससे कि मुझे काफी ज्यादा नफरत है। वैसे भी ह्यूमन की लाइफ स्पैन ये काफी ज्यादा छोटी होती है, जल्दी मरना या फिर देर से मरना ये एक ही बात होती है। तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए बातें कर रहे होते हैं, बट रे उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे एमी की बात याद आती है कि तुम्हारे पास अपने खुद के रास्ते हैं और वो वहाँ पर रुक जाता है और मन मन कहता है मेरे सीने में आखिर ये कैसा फीलिंग महसूस हो रहा है। नहीं 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 एमी वो इनोसेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये कहते वो भी उस जंगल की तरफ एमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी डिमोनिक बीस्ट की लाशें पड़ी हुई होती है। वहाँ पे बॉब और कायले की लाश भी होती है। उसी के साथ साथ जो गैरी होता है वो एमी को डिफेंड कर रहा होता है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। दूसरी तरफ रे काफी तेजी से भाग रहा होता है और उन्हें ढूंढ रहा होता है। वो मन मन कहता है ये खून की स्मेल है, क्या एमी वो खतरे में है। तभी वो आगे जाके देखता है वहाँ पे काफी सारे डीमन वुल्फ की लाशें पड़ी हुई होती है। वो कह रहा होता है थैंक्सफुली ये बस डीमन वुल्फ की लाशें हैं, और ये कहते हैं उनके लाशों को चेक करता है और मन मन कह रहा होता है वो जरूर पास ही में होने चाहिए। तभी उसे एमी की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो गैरी को घायल कर देता है, जो कि देखते ही एमी उसे उठाने लगती है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो काफी तेजी से उन पर जानलेवा हमला करता है। ये देखती एमी घबरा जाती है और मन मन कहती है हे भगवान प्लीज कोई हमें बचाओ। तभी अचानक वहाँ पे रे आता है जो कि उस डिमोनिक बीस्ट के मुंह पे वार करता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जो कि देखते ही एमी उसे कह रही होती है रे क्या ये तुम हो। तभी वो डिमोनिक बीस्ट रे पर हमला करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तभी रे उठते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला। ये कहते वो कूदते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और मन मन कह रहा होता है मुझे इस डीमन वुल्फ को ललचाते हुए एमी से दूर ले जाना होगा। इसी के साथ वो उस डीमन वुल्फ को दूर ले जा रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती है। वो मन मन कहता है धत तेरी की ये ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और मेरे पास एक अडल्ट डीमन वुल्फ से लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। रे उस डीमन वुल्फ को दूर ले जाना तो चाहता था, लेकिन अपनी बॉडी की वजह से वो ये कर नहीं पाता, जो कि देखते ही वो एमी को प्रोटेक्ट करने लगता है। और मन मन कह रहा होता है पास्ट में ये डीमन वुल्फ मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब बात कुछ अलग है। और वो उस डिमोनिक वुल्फ से कह रहा होता है ये इंसान मेरे हैं, तुम इन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। तभी वो जो बीस्ट होता है वो उस पे हमला करता है। ये देखते वो मन मन कहता है मुझे इसकी वीक पॉइंट ढूंढनी होगी, और इसी के साथ वो उसके हमले को डॉज करते हुए उस बीस्ट के आंखों पे वार करता है, लेकिन वो बीस्ट उसे दूर फेंक देता है। रे फिर से उठता है और मन मन कहता है ये काफी ज्यादा बेकार है, मेरी क्लॉ ये काफी ज्यादा वीक थी जिसकी वजह से मैं बस उसके आंखों को ही डिस्ट्रॉय कर पाया। अगर मैं किसी भी तरह उसके ब्रेन पे मारूं तो वो शायद मर जाए। तभी वो बीस्ट फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार रे के लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट वो किसी भी तरह काफी तेजी से उस वुल्फ के पैर को काट देता है और वो वुल्फ दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से एमी और गैरी वो दोनों भी थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। बट वो बीस्ट अभी भी कम नहीं, वो रे के ऊपर अटैक करते जाता है और इस टाइम तक रे काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो अपना आखिरी अटैक काफी तेजी से करता है और इसके साथ वो उस वुल्फ को मार डालता है, जो कि देखते ही वो कहता है फाइनली मैंने ये कर लिया। इसी के साथ वो गैरी और रे को देखता है, उसकी नजर धुंधली हो रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा बीस्ट आता है, जो कि देखते ही वो मन मन कहता है क्या अब ये क्या है। और इसी के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होते हुए उसे 2 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन की आंख और दूसरा इंटरमीडिएट डिमोनिक कोर। ये देखते ही वो थोड़ा हैरान होता है और मन मन कहता है आखिर ये सब यूजलेस डाटा क्या है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं करना। इसी के साथ वो उठता है और एमी की तरफ जाते हुए मन मन कहता है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हें बचाना है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो इनके ब्लड और भी बीस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट
रिएक्ट करेंगे। ये कहते ही वो गैरी को उठाता है, जो कि देखते गैरी उससे कह रहा होता है क्या ये तुम हो, तो रे उससे कहता है बातें करना बंद करो। ये कहते वो एमी को भी उठाता है और मन मन कह रहा होता है मैं अभी अपने लिमिट पे हूँ और मैं उन दोनों को कैरी कर रहा हूँ। आखिर मैं घर तक कैसे पहुँच पाऊंगा। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे बॉब और काइले दोनों ही पड़े हुए होते हैं, जो कि देखते ही वो उन दोनों को एक सेफ जगह रख देता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। और ये कहते वो घर की तरफ जाने लगता है। हम उस रास्ते पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है देखो उस तरफ, क्या वो खोए हुए बच्चे हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो वही है। और वो लोग देखते हैं कि रे उन दोनों को कैरी करते हुए ला रहा होता है, जो कि देखते वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ और इनके मॉम डैड को इन्फॉर्म करो। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो रे को देखते हुए कह रहा होता है अरे क्या ये लड़का वो तालन फैमिली का लाल वाला लड़का है। तभी रे उन दोनों को लेते हुए नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है प्लीज कोई मदद करो, हमें इलाज की सख्त जरूरत है। एंड ये देखते हैं वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है उसने अपने 2 पैरों पर इन दोनों को लेते हुए जंगल से बाहर निकल गया। तो दूसरा बंदा कहता है अरे इसके साथ और भी 2 बच्चे थे, आखिर वो कहाँ गए। तभी वहाँ पे बॉब और काइले की मॉम आती है, जो कि सभी लोगों को हटाते हुए कह रही होती है हटो रास्ता दो, मेरे बच्चे वो कहाँ है, बॉब और काइले वो कहाँ पे है। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है मुझे माफ करो, वो लड़का सिर्फ इन दोनों बच्चों को बाहर लाया है, मैं चिंतित हूँ कि कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। जो कि देखते ही वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती नहीं बॉब काइले ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते वो जंगल की ओर भागती है। तभी वहाँ के लोगों से रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते। बट वो किसी की नहीं सुनती और जंगल की ओर भागने लगती है। वो कह रही होती है तुम कायरों की झुंड, मुझे जाने दो, मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बॉब काइले तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहते वो चिल्लाते चिल्लाते आगे की ओर बढ़ती है। तभी वो अपने सामने देखती है